नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। नेशनल हेराल्ड केस में कथित भ्रष्टाचार को लेकर ईडी ने राहुल गांधी से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की है। इस दौरान कांग्रेस का सत्याग्रह, राहुल गांधी की पेशी दोनों देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। और आज हम आपको ये बताएंगे कि नेशनल हेराल्ड दरअसल मामला पूरा क्या है और आखिर क्यों इस पूरे मामले को लेकर इतनी होड़ कांग्रेस के नेताओं में मची हुई है। आखिर कैसे एक अखबार जिसकी शुरुआत अंग्रेजी हुकूमत के बारे में लोगों को बताने के लिए हुई थी और आजादी के बाद वो कांग्रेस का मुखपत्र बना। नेशनल हेराल्ड, जिसके बारे में आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। नेशनल हेराल्ड से कांग्रेस और गांधी परिवार का कनेक्शन काफी पुराना है। दरअसल नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र आजादी के पहले का अखबार है। इस अखबार की शुरुआत देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साल 1938 में की थी। उस समय से इस अखबार को कांग्रेस का मुखपत्र माना जाता था। अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजीएल के पास था। इसके साथ ही नेशनल हेराल्ड दो और अखबार भी छापा करती थी। हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज के नाम से अखबार छापा जाता था। आजादी की लड़ाई के दौरान नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज को स्थान देने वाला प्रमुख मुखपत्र बन गया। इस पत्र का उद्देश्य कांग्रेस में उदारवादी धड़े के विचारों और चिंताओं और संघर्ष को मंच प्रदान करना था। नेहरू इस अखबार में संपादकीय लिखते थे और ब्रिटिश सरकार की नीतियों की कड़ी समीक्षा आलोचना करते। अंग्रेजी सत्ता को अखबार का ये तेवर चुभाने लगा। आखिरकार 1942 में अंग्रेजों ने इस समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन 3 साल बाद 1945 में इस अखबार को फिर से शुरू किया गया। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अखबार के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया। ये अखबार कांग्रेस की नीतियों के प्रचार का मुखर जरिया बना रहा। आजादी के बाद इस अखबार को कांग्रेस का मुखपत्र माना जाने लगा। आजादी के बाद 1956 में एसोसिएटेड जर्नल को गैर व्यवसायिक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया और कंपनी एक्ट धारा 25 के अंतर्गत इसे मुक्त भी कर दिया गया। साल 2008 में एजीएल के सभी प्रकाशनों को निलंबित कर दिया गया और कंपनी पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज भी चढ़ गया। फिर कांग्रेस नेतृत्व ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक नई गैर व्यवसायिक कंपनी बनाई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस और सैम पित्रोदा को निदेशक बनाया गया। इस नई कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 76% शेयर थे, जबकि बाकी के 24% शेयर अन्य निदेशकों के पास थे। क्या है नेशनल हेराल्ड मामला? 1938 में जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड की शुरुआत की। 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ शुरू हुआ नेशनल हेराल्ड। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजीएल करता था संचालन। एजीएल ही अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करता था। हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज के नाम से छपता था अखबार। कांग्रेस से मिले लोन के बावजूद 2008 में अखबार बंद हो गया। 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड यानी YIL बना, जिसने एजीएल का अधिग्रहण किया। 2010 में एजीएल की होल्डिंग सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्रभाव वाली YIL को ट्रांसफर YIL पर 50 लाख रुपए देकर एजीएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने का आरोप। सोनिया और राहुल पर एजीएल को गलत तरीके से अधिग्रहित करने का आरोप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साल 1937 में नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला, जिसके प्रणेता थे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, रफी अहमद किदवई, ये लोग थे।
अंग्रेजों को इस अखबार से इतना खतरा महसूस हुआ कि उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेशनल हेरल्ड पर बैन लगा दिया, जो 1945 तक चलता रहा। आजादी के आंदोलन की आवाज बने इस अखबार का मूल मंत्र तब और अब दोनों समय था, आजादी खतरे में है, अपनी पूरी ताकत से इसकी रक्षा करें। आज फिर उस समय की अंग्रेजी हुकूमत का समर्थन करने वाली विचारधारा आजादी के आंदोलन की इस आवाज को दबाने का घिनौना षड्यंत्र कर रही है। इस षड्यंत्र के मुखिया स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और उनका हथियार उनका चहेता और पालतू ईडी है। देश को गुमराह करने के लिए आए दिन मुद्दों को भटकाने की राजनीति में माहिर मोदी सरकार अब बदले की भावना में अंधी हो गई है। जिस मानसिकता ने अंग्रेजों का साथ दिया था, आज गुलामी की प्रतीक वो मानसिकता आजादी की कुर्बानियों से प्रतिशोध ले रही है। इस बार उन्होंने एक नई कायराना व डरपोक साजिश की है। नेशनल हेरल्ड मामले में अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी व हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को ईडी से नोटिस जारी करवाया। साल 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड की शुरुआत की थी और साल 2008 में जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी तो पैसे की कमी के कारण इस अखबार को बंद कर दिया गया और जिस कंपनी ने इसका अधिग्रहण किया उसके डायरेक्टर राहुल गांधी थे। इसके बाद बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट पहुंचे और उसके बाद से ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर ईडी ने लगातार ताबड़तोड़ पूछताछ के लिए बुलाना शुरू कर दिया। साल 2008 में कांग्रेस की अगुवाई में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो अखबार का प्रकाशन एक बार फिर से बंद कर दिया गया। वजह बताई गई कि कंपनी वित्तीय घाटे में है और अखबार संचालन के खर्चे नहीं उठा पा रही है। 2010 में इस कंपनी के 1057 शेयर होल्डर्स थे। 2011 में घाटे में चल रही इस कंपनी के होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए गए। इस बीच पूरे मामले में यंग इंडिया लिमिटेड यानी YIL नाम की कंपनी की एंट्री हुई। इसकी शुरुआत साल 2010 में हुई। राहुल गांधी तब उस समय कांग्रेस पार्टी के महासचिव थे और वही इस कंपनी के डायरेक्टर भी बने। इस कंपनी की स्थापना 5 लाख रुपए से की गई थी। इस कंपनी का 38% शेयर राहुल गांधी के पास था तो वहीं 38% शेयर उनकी मां सोनिया गांधी के पास था। बाकी के 24% शेयर कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के पास था। मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो चुका है। साल 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने निचली अदालत में एक शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने आरोप लगाया कि यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अधिग्रहण में धोखाधड़ी विश्वासघात किया गया है। इसमें कांग्रेस के कुछ नेता शामिल थे। स्वामी का आरोप था कि YIL ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा किया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी के फंड का इस्तेमाल कर AGL का अधिग्रहण कर लिया है। स्वामी के आरोपों की माने तो इसका उद्देश्य एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश थी। बता दें कि जब 2008 में नेशनल हेराल्ड बंद हो रहा था तब एक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड पर कांग्रेस का 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। ये लोन अखबार का संचालन फिर से करने के लिए दिया गया था, लेकिन अखबार का संचालन संभव नहीं हो पाया और AGL इस कर्ज को वापस कांग्रेस को नहीं चुका पाया। 90 crores due to Young Indian under loan facility available by the company. कौन सा कंपनी? Young Indian company from All India Congress Committee. अरे रूल है इनकम टैक्स का कि पॉलिटिकल पार्टी कर्जा नहीं दे सकती। पॉलिटिकल पार्टी
किराए में नहीं दे सकती अपनी पार्टी के ऑफिस को। सो ये सारा रूल को तोड़ करके कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपया जो घाटा था इस नेशनल हेराल्ड का, उसको देख करके इन्होंने क्या खरीद ली, 600 करोड़ रुपए का बिल्डिंग नेशनल हेराल्ड, 600 करोड़ का बिल्डिंग। And all benefits thereafter subsequently transferred by All India Congress Committee in favor of Young Indian। अब कांग्रेस पार्टी ने दिया यानी कर्जा दिया यंग इंडियन, और यंग इंडियन को अब सारा यानी जो घाटा थी नेशनल हेराल्ड की, एसोसिएट जर्नल की, खत्म, और ये इनका बन गया। And board is requested to approve etc. इसके बाद कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को कांग्रेस ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 90 करोड़ रुपए की देन दरियाओं को अपनी जिम्मे ले लिया था। इसका अर्थ ये हुआ कि पार्टी ने इसे 90 करोड़ का लोन दे दिया था। स्वामी का आरोप है कि यंग इंडिया लिमिटेड ने 90 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार को प्राप्त करने के लिए मात्र 50 लाख रुपए का भुगतान किया था, जो कि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड पर कांग्रेस पार्टी का बकाया था। 2010 में यंग इंडिया ने इस 50,000 के बदले कर्ज को माफ कर दिया और एजीएल पर यंग इंडिया का नियंत्रण हो गया। स्वामी ने साथ ही यह भी आरोप लगाया कि इसके साथ ही यंग इंडिया ने एजीएल की दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, मुंबई और दूसरे शहरों में मौजूद संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। जवाहरलाल नेहरू के लिए सोनिया गांधी ने सोचा होगा कि यंग नेशनल हेराल्ड चला लें। आखिर में ये अखबार जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया। जवाहरलाल नेहरू ने जो भी शुरू किया सब फेल हो गया। सोशलिज्म फेल हो गया और चाइना पॉलिसी फेल हो गया, कश्मीर पॉलिसी फेल हो गया, तो कम से कम अखबार तो फेल ना हो, यह सोचा होगा, मैंने सोचा। लेकिन देखो 14 पेज में फर्स्ट पैराग्राफ, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट एज ए private limited company with the main object of inculcating in the mind of youth commitment to ideal of a democratic socialist society for the entire populace without any distinction, religion, caste, creed, to awaken India youth to participate in activities to promote foregoing objective. Publishing a newspaper उसमें है ही नहीं, और उसको यूथ कांग्रेस का हेडक्वार्टर्स भी बनाने के कोई नहीं है। ये कुछ कमर्शियल पर्पस के लिए इन्होंने बिल्डिंग ले ली। लैंड अलॉटमेंट हुई थी न्यूज़पेपर के लिए, नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज इसके लिए, अब यानी न्यूज़पेपर एक्टिविटीज इसके लिए, अब ये सब को तोड़ करके इन्होंने हड़प कर लिया है। इसका ये भी क्रिमिनल केस बनती है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज कराया। स्वामी ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने लाखों की संपत्ति को दुर्भावनापूर्ण तरीके से अधिग्रहण किया। स्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि एजीएल को अवैध ऋण दिया गया क्योंकि यह पार्टी के फंड से लिया गया था। 2014 में ईडी ने की केस की जांच की शुरुआत। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने के लिए जांच की शुरुआत की। 26 जून 2014 को अदालत ने सोनिया और राहुल को आरोपी के रूप में समन किया। सितंबर 2015 में ईडी ने फिर से जांच शुरू की। 19 दिसंबर 2015 को सोनिया और राहुल की इस मामले में पटियाला कोर्ट में पेशी। 2016 में भी इस केस में सुनवाई चलती रही। सोनिया राहुल के खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार। सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं को इस मामले में निजी रूप से अदालत में हाजिर होने से छूट। अक्टूबर 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एजीएल को बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया। आदेश में बिल्डिंग का इस्तेमाल व्यवसायिकी उद्देश्य के लिए होने की बात सामने आई।
जिसमें ना तो कोई प्रिंटिंग और ना ही कोई पब्लिशिंग की जा रही। प्रिंटिंग और पब्लिशिंग के लिए 1962 में जमीन हुई थी आवंटित। स्वामी के आरोपों पर कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा कि इस मामले में स्वामी को सुने जाने का कोई अधिकार नहीं है और ये केस सिर्फ राजनीतिक दुर्भावना से फाइल किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि जब हेराल्ड का प्रकाशन करने वाले एजीएल को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा तो कांग्रेस ने उसे बचा लिया क्योंकि वह अपनी ऐतिहासिक विरासत में विश्वास रखती है। इसके अलावा कांग्रेस का ये भी कहना है कि एजीएल के पास अभी भी नेशनल हेराल्ड का मालिक, प्रिंटर और प्रकाशक बना रहेगा और संपत्ति का कोई परिवर्तन या हस्तांतरण नहीं हुआ है। पहला हमने स्पष्ट किया कि उच्चतम न्यायालय का ये आदेश है, उसको रिकॉर्ड पे रखा आदर सहित और माननीय ट्रायल जज को उसके बारे में बताया। दूसरा, चूंकि सबको एग्जेम्पशन दे दिया गया है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा और आज सैम पित्रोदा जी जो विदेश में रहते हैं वो भी आए थे, उनको भी एग्जेम्पशन मिला, उसकी सभी कार्रवाई पूरी की गई। खरगे साहब ने हस्ताक्षर किए और उनके समर्थन में खड़े हुए। खरगे साहब जो प्रतिपक्ष के नेता हैं। तीसरा मुद्दे पे दलील हुई आधे पौन घंटे के लिए। हमारी दलील ये थी कि माननीय डॉक्टर स्वामी जो अर्जी देते हैं वो कानून के अंतर्गत नहीं है, अनुच्छेद 91 के अंतर्गत ये अर्जी नहीं दी जा सकती क्योंकि इसमें उन्होंने किसी रूप से ये सिद्ध नहीं किया है, कहा भी नहीं है कि ये अति आवश्यक या आवश्यक है, ये जरूरी है, ये कौन सा दस्तावेज किस कारण से जरूरी है। और इसके लिए उनको ये भी आवश्यक है कि जब वो ये चीज बताएंगे तो माननीय न्यायालय को दूसरी साइड को यानी हमारी साइड को एक सुनवाई देनी पड़ेगी। कांग्रेस भले ही नेशनल हेराल्ड मामले में किसी गड़बड़ी से इनकार कर रही हो, लेकिन अब ईडी की जांच के बाद ही मामले की सच्चाई बाहर आ पाएगी। स्पेशल डेस्क FM न्यूज। राहुल गांधी की ईडी से पूछताछ और इन सब के बीच कांग्रेस का सत्याग्रह एक तरफ जहां बीजेपी नेशनल हेराल्ड के बहाने गांधी परिवार पर आक्रामक है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। इस मामले में सोनिया और राहुल गांधी के अलावा कई और कांग्रेस नेताओं का भी नाम सामने आया। जांच में सामने आया कि नवंबर 2010 में यंग इंडिया नाम से कंपनी बनाई गई, जिसमें उन दोनों के 76% शेयर थे, जिनके अलावा मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास शेष बचे 24% शेयर थे। इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस के अलावा सुमन दुबे और सैम पित्रोदा भी आरोपी हैं। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस के अलावा सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को आरोपी बनाया गया है। इन आरोपियों में से मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस की साल 2020 और साल 2021 में मौत हो गई। बाकी बचे सभी आरोपियों को दिसंबर 2015 में इस मामले में निचली अदालत से जमानत मिली हुई है। साल 2014 में प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले की मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की। 18 सितंबर 2015 को ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस को जांच के लिए फिर से खोल दिया। साल 2008 में इस अखबार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इस अखबार का मालिकाना हर एसोसिएट जर्नलिस्ट को दे दिया गया। इस कंपनी ने कांग्रेस से बिना ब्याज के 90 करोड़ रुपए कर्जा लिया, लेकिन अखबार फिर भी शुरू नहीं हुआ। 26 अप्रैल 2012 को एक बार फिर से मालिकाना हक का स्थानांतरण हुआ। अब नेशनल हेराल्ड का मालिकाना हक यंग इंडिया को मिला। यंग इंडिया में 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है। जानकारी के मुताबिक यंग इंडिया ने हेराल्ड की संपत्ति महज 50 लाख में हासिल की, जिसकी कीमत करीब 1600 करोड़ के आसपास थी। तत्कालीन जनता पार्टी नेता और मौजूदा भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि हेराल्ड की संपत्तियों को गलत ढंग से इस्तेमाल में लिया गया है। स्वामी इस मामले में साल 2012 में कोर्ट तक खींच ले गए।
और ये आप लोगों के लिए पत्रकारों को थोड़ा दिलचस्पी होना चाहिए इसमें। क्या है कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने एक कंपनी बनाई, नाम था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, और उन्होंने दो अखबारों को चलाया उसमें से, उसके जरिए। एक था नेशनल हेरल्ड, नाम सुना होगा, जो लोग आप बहुत नौजवान ने नहीं सुना होगा, बट थोड़े उम्र के लोग तो निश्चित जानते हैं, नेशनल हेरल्ड। और दूसरा है उर्दू में कौमी आवाज। अब दोनों नहीं चल रहे हैं, लेकिन आजादी प्राप्त करने के बाद ये जो ऑफिस है हेरल्ड हाउस, 5A बहादुर शाह जफर मार्ग, यहाँ टाइम्स इंडिया भी है, इंडियन एक्सप्रेस भी था, पता नहीं है कि नहीं, अनेक अखबारों हैं, सबको स्पेशल अलॉटमेंट कंसेशनल बेसिस पर अलॉट करके आज वो नेशनल हेरल्ड हाउस का कीमत है 600 करोड़। बहुत सेंट्रल जगह में, इनकम टैक्स के ऑफिस के बगल में, एक्सेट्रा। 2014 में जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई तो इस मामले की जांच ईडी ने शुरू की। मामले में सोनिया और राहुल गांधी पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी। ऐसे में दोनों कोर्ट पहुंच गए। 19 दिसंबर 2015 को निचली अदालत ने इस मामले में दोनों को जमानत दे दी थी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से इनकार करते हुए मामले के सभी 5 आरोपियों सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी थी। 2018 में केंद्र सरकार ने 56 साल पुराने स्थायी पट्टे को समाप्त करने का फैसला लिया। इसके अलावा हेराल्ड हाउस परिषद से एजेएल को इस आधार पर बेदखल करने का फैसला किया कि एजेएल कोई प्रिंटिंग या पब्लिकेशन गतिविधि नहीं कर रहा था, जबकि इसी काम के लिए बिल्डिंग को 1962 में आवंटित किया गया था। हालांकि 5 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अगली सूचना तक सार्वजनिक परिषद अधिनियम 1971 के तहत एजेएल के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दे दिया। अब इसी मामले में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए तलब किया है। सोनिया गांधी फिलहाल अस्वस्थ होने के कारण से ईडी के सामने पेश नहीं हो पाए हैं। वहीं राहुल गांधी से ईडी लगातार 2 दिनों तक पूछताछ कर चुकी है। ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी को कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन से जोड़ दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि इस मामले में पार्टी के सीनियर नेताओं को बेवजह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी किसी भी हालात में झुकेंगे नहीं। बहरहाल ईडी की जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी और कहां पर क्या गड़बड़ी पूरा मामला सामने आएगा। स्पेशल डेस्क FM न्यूज। चलो इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।